हमने हमने टू वे बाइंडिंग समझी थी लास्ट क्लास के अंदर, और वो क्या होती है उसको देखा था कि किस तरीके से हमारे पास दो तरफा हमारे पास बाइंडिंग हो रही होती है, कैसे हो रही होती है, उसमें हमने एग्जांपल देखी थी। अब उसके बाद तुम्हारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आगे वेब एपीआई में कहीं ना कहीं तुम्हारे पास इस्तेमाल होगा, वो तुम्हारे पास तुम्हें नज़र आ रहा है यहाँ टॉपिक का नाम स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। तो अब ये स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव क्या है? स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव की अगर बात करें तो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं जो तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर अलग डिफरेंट तरीके से पढ़ते थे। क्या चीज़ें? तुम्हारे कंट्रोल फ्लो या फिर तुम्हारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। क्या थे भाई ये? कंट्रोल फ्लो और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में क्या आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर बात करें? बताओ भाई, कौन बताएगा? उमैर, उबैद? कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल फ्लो, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? अब्दुल हादी, क्या है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स? इफ एल्स या फिर स्विच केस स्टेटमेंट, तो यही तो हमारे पास कंट्रोल फ्लो, यानी कि इफ एल्स की बात करो तो ये भी कंट्रोल फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में आता है, और दूसरी चीज़ स्विच केस स्टेटमेंट। दो क्यों है? क्योंकि कंडीशंस की जहाँ बात होगी वो चीज़ तुम्हारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का आएगा या फिर कंट्रोल फ्लो। लूप्स भी तुम्हारे पास अलग होते हैं, कंट्रोल फ्लो के अंदर नहीं आते, कंडीशंस के अंदर नहीं होते, वो अलग होता है। लेकिन ये जो तुम टॉपिक देखने वाले हो इसके अंदर इन सब चीज़ों की बात होने वाली, यानी कि अगर एंगुलर के अंदर स्ट्रक्चर डायरेक्टिव की बात होती है इसका मतलब है यहाँ पर इन्हीं पैटर्न्स की बात हो रही है, लेकिन ये वैसे इम्प्लीमेंट नहीं होते यहाँ पर। यहाँ पे तरीका थोड़ा सा अलग है क्योंकि यूआई के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। हमने जब भी पढ़ा है इसको, हमने तो कंसोल पे पढ़ा है या फिर अलग से पढ़ते हैं या फिर इम्प्लीमेंट करते हैं डायनामिकली, तो उसको किया जाता है, तरीका डिफरेंट होता है। तो यहाँ बिल्कुल ही अपोजिट है, इम्प्लीमेंट करने का तरीक़ाकार भी अलग है थोड़ा सा। तो क्या है यहाँ पर हमें देखना है इन चीज़ों को जो कि तुम्हारी किस डायरेक्टिव के अंदर आते हैं, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। अगर कोई तुमसे पूछता है कि भाई व्हाट इज़ स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, तो तुम उसका आंसर यही दोगे कि हम अगर कंट्रोल फ्लो बनाना चाह रहे हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यानी कि इफ एल्स करना चाह रहे हैं, स्विच केस स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, या फिर अपने लूप्स को अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वहाँ हम क्या करेंगे? वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हमारे कौन से डायरेक्टिव का? स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। इससे पहले हमने कौन सा डायरेक्टिव पढ़ा था पिछली क्लास में और किस टॉपिक में पढ़ा था ये बताओ? टॉपिक के नाम तो सामने ही लिखे हुए। हमने कौन सा डायरेक्टिव था सबसे लास्ट और उसको किस टॉपिक के अंदर पढ़ा था? ये तो क्लिक हुआ खुला हुआ इसलिए। हाँ, क्या थी? कौन सी बाइंडिंग पढ़ी थी? टू वे बाइंडिंग। टू वे बाइंडिंग में कौन सा डायरेक्टिव पढ़ा था जो मैंने कमेंट पे हाईलाइट किया था कि देखो ये डायरेक्टिव है जो कि तुम्हारी एक इंपोर्ट करवाने से चलेगा। तो हाँ, मॉड्यूल कौन सा था? फॉर्म्स मॉड्यूल तो इंपोर्ट्स थी, लेकिन वो जो तुम्हारी यूआई के अंदर था वो क्या एट्रीब्यूट लगाया था उसके अंदर? मॉड्यूलर अभी नहीं है। नहीं, इधर आ जाओ, यहाँ पे था एनजी मॉडल मॉड्यूल डायरेक्टिव। तो ये डायरेक्टिव हम इम्प्लीमेंट, तो डायरेक्टिव एंगुलर के अंदर सारे डायरेक्टिव्स होते हैं जो कि किसी क्लास से यूज़ हो रहे होते हैं। इसी तरीके से तुम्हारा स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव कैसे एक्सेस करेगा, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, तो हमें उसके लिए इंपोर्ट करवाना पड़ेगा हमारी कॉमन मॉड्यूल की क्लास। अब देखो यहाँ पे कुछ देगा चीज़ें तो तुम्हें उससे समझ में आ जाएगा। एक्सपोर्ट्स ऑल द बेसिक एंगुलर डायरेक्टिव्स एंड पाइप सच एस एनजी इफ, एनजी फॉर ऑफ डेसिमल पाइप। तो ये देखो एनजी इफ क्या है, इसका मतलब है ये एंगुलर के साथ इफ़ की कंडीशन की बात हो रही है, फॉर लूप की बात हो रही है। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलने वाली हैं? ये हमारे कॉमन मॉड्यूल की वजह से, और जिसको हम क्या कह रहे हैं,
हम बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव जो भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर तुमसे कोई पूछता है तो भाई यहाँ पर इसी चीज़ों की बात हो रही है, इफ एल्स कैसे लगानी है। अब कैसे करना है इम्प्लीमेंट, तो उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। अब मैं पहले इसको हटा देता हूँ, ये सारी चीज़ें जो मैंने पहले करी हुई कमेंट आउट कर देता हूँ उसको, सबको जो आंसर्स आ रहे हैं उसको अभी हटा देते हैं। अब ऊपर आ जाते हैं सबसे पहले कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। तो कैसे करना है इसको देखो। सबसे पहली चीज़ याद रखो कि स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए तुम्हें एक पेरेंट एलिमेंट चाहिए। एलिमेंट पेरेंट हो या फिर कोई एक एलिमेंट हो तो उसके अंदर इम्प्लीमेंट हो सकता है। यानी कि एलिमेंट में क्या आ गए, HTML के अंदर तुम्हारा h1 एक एलिमेंट है। पेरेंट एलिमेंट क्या हो गया, अगर दूसरे एलिमेंट की बात करो तो वो तुम्हारे पास डिव हो गया, तुम्हारे पास बॉक्स हो गया। तो इन सब चीज़ों पे क्या होते हैं, तुम्हारे स्ट्रक्चर डायरेक्टिव इम्प्लीमेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर अगर सबसे पहले आ जाऊँ मैं, यहाँ पे कैसे कंडीशन बनाई हुई। तो देखो हमने जो ng if इस्तेमाल किया, ये ng if कैसे चलेगा, कॉमन मॉड्यूल की वजह से। कैसे कर रहे हो इसको, तो यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है, स्टैटिक ng कैपिटल I स्मॉल f। तो अब इसमें तुमने कंडीशन कुछ डिफाइन करनी होंगी कि किसकी बेस पे चला रहे हो तुम। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने एक एलिमेंट सेलेक्ट किया h1। तो अब इस h1 का मतलब है, मैं जो बात कर रहा था कि ये इम्प्लीमेंट कहाँ होगा, h1 पे होगा। तो अब यहाँ पे h1 को लगाया तुमने, और ये क्या चीज़ है ये तुम्हें देखना है। तो ये तुम्हारे पास डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है जो कि कहाँ से आ रही है, तुम्हारी कंपोनेंट क्लास, यानी कि क्लास के अंदर से ये क्या हो रही है, वहाँ पे यूज़ हो रही है एज अ कंडीशन। यानी कि आया कि एल्स वाली चलनी चाहिए चीज़ या इफ़, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो इस प्रॉपर्टी की बुलियन वैल्यू पे। तो बुलियन वैल्यू क्या करेगी कि अगर ट्रू होगा तो ऊपर वाली चीज़ चलाएगी, अगर मैं फॉल्स कर दूंगा तो नीचे वाली चीज़ चलाएगी। तो ये कंडीशन है। असल में वो जो इफ़ एल्स रखते थे, वो जो तुम प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसे डिफाइन करते थे, वो कुछ एंगुलर के अंदर ऐसे हो रहा है। यानी कि इफ़ तुम अगर उसको ऐसे चलाते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कैसे चलाते, ये होता इफ़ डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में जो भी रखा है, एल्स अदरवाइज क्या होता ये। अब डिस्प्ले अगर ट्रू है इसका मतलब है वो इस ब्रेसेस में जाएगा, अगर फॉल्स होता है तो एल्स वाले कर्ली ब्रेसेस में जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है, लेकिन बस थोड़ा सा तरीका डिफरेंट हो रहा है। तो अब देखो क्या किया, h1 में तुमने बोला कि भाई ये प्रॉपर्टी को फॉलो करो, अगर ये कंडीशन सही ट्रू होती है तो क्या प्रिंट करेगा, ये वाला टेक्स्ट। आगे क्या किया, लाइन टर्मिनेटर के बाद लिखने का तरीका क्या है, एल्स लिख रहे हो, एल्स ऐसे ही लिखा गया, लेकिन उस पार्ट को कैसे इंडिकेट करोगे। तो देखो क्या आ गया, ये कौन सा टॉपिक आ गया, हैश क्या इंडिकेट कर रहा है, आईडी नहीं, आईडी नहीं है ये, हैश साइड में लिखा हुआ है टॉपिक का नाम। अल्लाह ये क्या है, टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल, यहाँ कुछ ऐसे ही बनाया था, हैश नेमिंग। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है, यानी कि ये जो इंडिकेट, ये बॉक्स जो है कैसे रेफर हो पाएगा, अगर मैं इसका टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल बना दूँ, इसको कमेंट कर देंगे बाद में, रेफरेंस वेरिएबल, तो क्या होगा, ये पूरा टैग उठा लेगा, पूरा टैग कंसिडरेशन में ले आएगा जब भी वहाँ पर वैल्यू गेट कर रहा था। तो अब यही वाला काम ऐसे होगा, मैं इसको यहाँ पे रख के करता हूँ कमेंट, ताकि वो पूरे को कमेंट नहीं करे। तो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ क्यों हो रहा है, उसका रीज़न पता होना चाहिए, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस वाले टैग को पूरा कंसिडर करवाना चाह रहे हैं कि अगर एल्स है तो कौन सा वाला चलाओ, ये वाला टैग। यानी कि मैं इंडिकेट करना चाह रहा हूँ इस नाम से, ये जो मेरा रेफरेंस वेरिएबल है ये बताएगा कि भाई ये मैं इस टैग की बात कर रहा हूँ। और वो कैसे रखा जाएगा टैग, वो टैग रखने का तुम्हारे पास तरीका है कि तुम क्या यूज़ करोगे, ng टेम्पलेट, यानी कि एल्स की कंडीशन के लिए उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट रखनी है, जो भी तुमने एलिमेंट रखना है उसको रखा। तो अभी मेरे पास आउटपुट क्या आने वाला है कि भाई यहाँ पर इफ़ और एल्स बन गया, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी में ट्रू पास किया। तो अब ट्रू पे क्या होगा, मेरे पास फर्स्ट आना चाहिए, और अगर मैं फॉल्स वहाँ पास कर देता हूँ तो वो कंट्रोल वैसे ही करेगा। तो मैं यहाँ पर, मेरे पास प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं यहाँ पे आऊँगा तो देखो क्या हुआ, मेरे पास
फर्स्ट वाली लाइन आ रही है, क्यों आ रही है? उसका रीज़न ये है कि यहाँ से क्या पास हो रहा है, यहाँ से हो रहा है ट्रू। तो एल्स पार्ट मेरा कब चलेगा? वो जब चलेगा मैं यहाँ से क्या पास करता हूँ, फॉल्स। तो फॉल्स जैसी पास किया मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से हो गया। अब ये कंटेंट डायनामिकली तुम्हारे पास, तुम यहाँ पर भी देख सकते हो, F12 करके तुम्हारे एलिमेंट्स के अंदर यहाँ पर भी चेंजेस हो रही होंगी ऐप रूट के अंदर। तो इसके अंदर भी तुम्हारा कंटेंट इसी तरीके से चेंज हो रहा होगा। बॉडी के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही होंगी, ये देखो स्ट्रक्चर डायरेक्टिव आया, उसका कंटेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने राउटिंग से नहीं चलाया हुआ, मैंने उसको टैग से चला रहा हूँ हर फाइल को। तो यहाँ पर देखो पूरा इस तरीके से रिकमेंड कर रहा है तुम्हें, और यहाँ पर मेरे पास ऐसे चेंज हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो यहाँ पे अपडेशन होगी उसकी। तो यहाँ तुम्हारे पास दोबारा अपडेट हुआ, और इस तरीके से यहाँ पर तुम्हारे पास डायरेक्टली यहाँ से भी अपडेशन होगी। सही है। तो ये छोटा सा है टॉपिक, इसको आगे भी दूसरी भी तरीका थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद साथ इम्प्लीमेंट कर लेना। यहाँ पे हमारे पास H1 चेंज कर दिया उसने। सही। तो अब यहाँ पे देखो ये समझ में आ गई बात हमें। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें मल्टीपल इफ एल्स, अगर हमें दूसरा एक और तरीका है कि हम इसको और कैसे कर सकते हैं। तो देखो डिफ की बात करी थी, डिफ के तरीके से भी देख लेते हैं। तो डिफ के तरीके से कैसे करना है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैंने उसको बीच में डाल दिया, इसलिए कमेंट में मसला कर रहा होगा। मैं इसको नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे आके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। सही। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा तरीका डिफरेंट हुआ है कि मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ये वाला, यानी कि मैंने यहाँ पर H1 में डायरेक्ट अप्लाई किया था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं एज अ डिव रेफरेंस लूँ पहले, फिर उसमें टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल को बार बार भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। यानी कि तुम्हें इफ़ एल्स बनाना है तो वो इफ़ एल्स एल्स इफ कैसे बनेगा, वो मल्टीपल ng टेम्पलेट से बनेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने पहली चीज़ ये याद रखी कि किसी भी एलिमेंट पे चलना चाहिए। पहली तो ये चीज़ है, ngf हर एलिमेंट पे चलेगा, एलिमेंट के बगैर नहीं चल सकता। तो अब यहाँ क्या किया है, देखो यहाँ से भी एक चीज़ करी है, डिस्प्ले वही चीज़ रखी है, सिर्फ यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हारे पास इस तरीके से आ रहा है। यानी कि पहले क्या हो, पहले इफ़ पार्ट चलाना है, तो ये टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल बन गया। इस वेरिएबल का नाम तुमने यहाँ पास कर दिया कि अगर होता है तो ये चलाओ, ट्रू होता है, अगर फॉल्स होता है तो इस वाली कंडीशन को जाओ। तो यहाँ से इजाफा क्या हुआ, वो जो अंदर यहाँ पास कर रहे थे तुम ये वाली वैल्यू, वो तुमने क्या किया, एज अ सेपरेट कर दिया, किसमें, ng टेम्पलेट में। और उसका रेफरेंस कैसे पास किया, विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल। क्या फ़ायदा होता है टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल से, वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला काम कर रहा होता है। सिर्फ इतना सा याद रखो, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं, तो वो पूरा क्या करता है, उसका टैग उठा लेता है पूरा एलिमेंट। तो वो यहाँ यही कर रहा है कि भाई इस टैग को चलाओ, अदरवाइज इस टैग को। तो अभी भी मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पर ट्रू है तो मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट वही आ रहा है वैसे ही। तो अभी कौन सा टैग चल रहा है, अभी टैग चल रहा है मेरा ng टेम्पलेट इफ पार्ट। तो इस तरीके से हम वो जो इफ़ एल्स करते थे वो एंगुलर के अंदर कुछ ऐसे हो रहा होता है, स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स। तो ये तुम्हारा स्टार्टिंग है स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट। तो इसको कर लो इम्प्लीमेंट फाइल बना के, जो भी राउटिंग वाली फाइल में, और फिर बाद में उसको आगे देखते हैं कि फॉर लूप्स वगैरह कैसे। अच्छा भाई, अब आप आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर डायरेक्टिव के अंदर आगे मज़ीद चलते हैं। ये जो हमारे पास कमेंट हुआ हुआ है ये हम पढ़ चुके हैं, टू वे बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है, इसको नहीं देखना। मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यहाँ इन चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसको अलग कमेंट करते हैं और इसको करते हैं अलग। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब हमें एरे से रिलेटेड बात करनी है। अगर हमें यहाँ पर लूप्स वगैरह चलाने हैं तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तो प्रॉपर्टी ऐसी बनी हुई है फ्रूट की, एक तुम्हारे पास एरे बना हुआ है यहाँ पे फ्रूट्स की प्रॉपर्टी के अंदर, यहाँ पूरा एरे डिस्क्राइब, हमें पहचान पता है, इंडेक्सिंग होगी, तो इंडेक्सिंग यहाँ पे डिफाइंड हुई हुई है। अब इसको सबसे पहली चीज़ तो है विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन अगर चलाना है तो हम बड़ी आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे
तो अगर मैंने ऐसे किया तो अब इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट है कि भाई हमारी क्लास से डेटा टेम्पलेट में पास होता है, वन वे बाइंडिंग हो रही होती है, उसमें 0 1 2 3 इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पे रखी जाने वाली वैल्यूज़ वो गेट हो जाएंगी। लेकिन वही बात है कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं इम्प्लीमेंट होता, हमें यहाँ पर इस तरीके से नहीं गेट करना। हमारे पास वहाँ पे जब कॉमन मॉड्यूल में हम गए थे तो वहाँ एक चीज़ रिकमेंड कर रहा था कि हमने ngif देख लिया, ये वाले डायरेक्टिव की बात कर ली। अब तुम्हारे पास क्या है, ng फॉर ऑफ, यही दो चीज़ें हैं तुम्हारे पास। तो अब इसको कैसे, इस एरे को कैसे गेट करवाओगे, किस तरीके से एक्सेस करोगे, तो उसके लिए तुम्हारे पास ये तुम्हारा वन लाइनर चलेगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, जो हमने अभी आउटपुट देखा था उसको कमेंट करते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास किस तरीके से ये चीज़ चलेगी, तो देखो यहाँ पर वही चीज़ है, वही रिक्वायरमेंट है। जो देर में आए हैं सुस्त लोग वो भी सुन लें यहाँ पर कि तुम क्या करते हो, तुम्हारे मॉडल को, डायरेक्टिव को कहाँ इस्तेमाल करना है, तुम्हारे एलिमेंट के अंदर। तो ये तो दिमाग में बिठा लो। तो जब ही क्या किया हुआ है, जब ही हमने ng4 को भी एक डिव पे लगाया है, एलिमेंट पे लगाना ज़रूरी है। अब उसमें देखो क्या किया है, ng4 लिखा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, वैसे ही जैसे तुम फॉर लूप लगाते थे, फॉर लूप जो हमारा फॉरेन लूप होता था, उसमें यहाँ पर ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, कौन सा लूप कहलाएगा, फॉर ऑफ। जैसा कि तुम्हारे पास वहाँ लिखा हुआ शो हो रहा है कमेंट, यानी कि जहाँ तुम चेक कर रहे हो कॉमन मॉड्यूल में वहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा ng फॉर ऑफ। सही। तो ये ng फॉर ऑफ कैसे इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ इन नहीं लग रहा, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या लग रहा है, ऑफ। तो ये तुम्हारे पास कैसे है, तुम्हारा देखो एरे का नाम यहाँ पे आ गया, फ्रूट्स कौन सा है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी, इसमें से सारा डेटा एक्सेस होगा। और हमें पता है कैसे डेटा एक्सेस होता है, 1 बाय 1, किसके अंदर कोई भी हम एक डमी वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हो रही होती हैं, ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, स्टोर्ड। और लिमिटेशन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली गेट कर जाता है कि जितनी तुम्हारे इंडेक्सेस हैं। तो हमारे पास कितने इंडेक्सेस हैं, कितने होंगे, 0 1 2 3, लेंथ 4 होगी, इंडेक्सेस 3 हैं। तो यहाँ पर इंडेक्सेस 3 हैं, इसको कैसे गेट करना है, तो अगर हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ हम ये वाला वेरिएबल एक्सेस, तो मैंने कौन सा वेरिएबल एक्सेस किया, ये वाला, जिसमें हमारे पास फ्रूट्स के अंदर से वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमें कैसे चलाना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन लगाओगे तो तुम्हारे पास तुम्हारे किसी एलिमेंट के अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ ये वाला काम हुआ। सही। अब ये करा तुमने, तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से तुम्हारी वैल्यूज़ आ गई। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हमने क्या करना है, यहाँ सेव नहीं किया, पुराना आउटपुट शो कर रहा है, यहाँ पे तुम्हारे पास लोड होगा। तो अभी मैंने इंडेक्सेस हटा दिए, तो वही आ रहा है रिजल्ट जो हम पहले गेट कर रहे थे। लेकिन अब क्या करना है, अगर मुझे इंडेक्सेस भी चाहिए, उसका तरीक़ेकार क्या है, उसका तरीक़ेकार है कि मैं यहाँ पर इंडेक्स का कीवर्ड यूज़ करूँगा और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एज आई, यानी कि कोई रीनेम अलाइसिस यूज़ करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो आई है ये क्या है हमारे पास, अलाइसिस। तो एक अलाइस है, इस अलाइस को यूज़ किया ताकि हम इंडेक्स को गेट कर सकें उस फॉर ऑफ में से। तो कैसे करोगे, यहाँ पर हमने आके इंटरपोलेशन को यूज़ किया और यहाँ पे इस अलाइस को यहाँ पे लगा दिया और यहाँ बीच में क्या दे दिया, स्पेस। तो अब क्या होगा, जो इंडेक्सेस होंगे तुम्हारे एरे के वो यहाँ पर इस तरीके से आ गए। तो ये तुम्हारे पास हो गया एक काम कि एरे डिफाइन करना है और किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे चीज़ हो रही है। अब क्या करते हैं, साथ साथ एक और चीज़ देख लेते हैं, जो डिटेल्ड एरे एक और है उसको भी देख लेते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पर एक और, अगर नीचे आ जाओ, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी बनेगी, पर्सन। तो अब ये बताओ ये क्या बना हुआ है, ये सिर्फ एरे कहलाएगा या कुछ और कहलाएगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा। गुड। तो यहाँ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है कि ये तो हमें इंडिकेट कर रहा है ये एरे है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल क्या बने हुए हैं, ये जो कर्ली ब्रेसेस इंडिकेट कर रहे हैं ये तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स को इंडिकेट कर रहे हैं। सही। तो ये ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं तुम्हारे और इसके अंदर एरे। तो कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए तुमने, ऑब्जेक्ट्स बनाए तुमने 3। अब देखो इसमें एरे के अंदर एक और एरे मौजूद है, तो उसको क्या कहोगे,
लूप के अंदर लूप मौजूद होता है तो क्या बोलते हो? हाँ, नेस्टेड लूप। तो इसी तरीके से अगर ऐसा हुआ है तो क्या मतलब है इसका? एरे के अंदर तुम्हें एरे नज़र आ रहा है, उसका मतलब है नेस्टेड एरे। तो ये चीज़ तुम्हारे पास देखो, ऑब्जेक्ट के अंदर तुमने एक और एरे बना दिया। तो यहाँ तुमने प्रॉपर्टीज ली कुछ, नेम की, एज की, इज मैरिड, क्वेश्चन है, हॉबीज़। तो हॉबीज़ की प्रॉपर्टी में फिर क्या किया? अगेन तुमने फिर एरे डाल दी। तो अब 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, अब इसको रिट्रीव करना है। तो मैं कैसे करूँगा? उसको रिट्रीव करने के लिए मुझे वैसे ही फॉलो करना है जैसे ऊपर किया। यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। तो देखो पहला स्टेप क्या कर रहा हूँ मैं, पहला स्टेप बिल्कुल उसी तरीके से कर रहा हूँ। ng फॉर लगाया और पर्सन्स की प्रॉपर्टी को लिया और कोई अलाइज डाल दिया उसका, जिसके अंदर डेटा आएगा। इंडेक्सेस आई भी वैसे ही किया, आई को भी लिख दिया। फिर उसके बाद देखो क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये करना क्यों ज़रूरी हो रहा है? ये इसलिए ज़रूरी हो रहा है क्योंकि अब तुम डायरेक्टली एरे में नहीं हो, तुमने क्या बनाए थे? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो जब भी ऑब्जेक्ट्स बनाओगे तो ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने का तरीका क्या होगा कि भाई तुमने अब उसके मज़ीद अंदर जाना है। तो मज़ीद कैसे जाओगे? तुम्हारा लूप ये चल रहा है, अब मुझे पहली प्रॉपर्टी को गेट करना है। तो ये काम आएगी वेब एपीआई के अंदर। ये ऐसे इस तरीके से रिट्रीव करना है तुम्हारे, इसको याद रखना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो? पी ये है, अंदर जा रहे हो इस पी एरे के अंदर, पहले टारगेट कर रहे हो नेम प्रॉपर्टी को ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट, फिर उसके बाद एज, फिर उसके बाद इज मैरिड। अब देखो क्या किया अगला काम। अगला काम ये क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा क्योंकि भाई अब उसके अंदर मज़ीद एक और एरे मौजूद है, ऑब्जेक्ट नहीं एरे मौजूद है। तो किसको टारगेट, अब लूप किस पे चलाना पड़ेगा? हॉबीज़ पे। तो यहाँ जो भी तुमने एरे बनाया जिस नाम का, तो अब उसको गेट करने के लिए देखो अब लूप भी क्या है, समझ में आ रही है बात? लूप क्यों है ऐसा? क्योंकि इंडिकेट कौन करेगा? यही वाला पी करेगा, क्योंकि पी के अंदर ही सारा डेटा मौजूद है। तो पी डॉट हॉबीज़ लिखा, अगर ये लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब है तुम अलग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो। तो उसको डिनोट कैसे किया? पी डॉट हॉबी। अब कोई भी नाम दिया, सारी वैल्यूज उसके अंदर आ जाएंगी। तो ये इसलिए किया सेपरेशन के लिए, ताकि हमारे पास अलग से क्या हो, हॉबीज़ की लिस्ट बन जाए, ULLI। तो अब देखो एलिमेंट की बात करी थी, किसी पे भी चल सकता है। हम डिफ पे चला रहे थे, हमने पेरेंट एलिमेंट की बात करी जो मैंने यहाँ नोट पैड पर लिखा था, पेरेंट एलिमेंट। तो वो पेरेंट एलिमेंट क्या है? UL। उसके चाइल्ड्स क्या होंगे? LI। तो इस तरीके से तुम्हारे पास यहाँ पर ये पूरा, हमने सिंपल लूप देखा और इसको कॉम्प्लिकेटेड इस तरीके से देखा। तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास देखो इस तरीके से एक एक रिकॉर्ड आ रहा है, पहला इंडेक्स आया। अब इसको तुम्हारे पास, तुम इसको टेबल में भी रिट्रीव कर सकते हो। तो तुम्हारा टास्क यही है। अब देखो तुम लोगों को टास्क पे टास्क देता हूँ, इसको पहले यहाँ पर पहले ऐसे करोगे, फिर इसको टेबल के अंदर करके दिखाओ UI के अंदर। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से हमारे पास रिकॉर्ड आ रहे हैं, कैसे? सारी वैल्यूज़ आ रही हैं विद इंडेक्स, और यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम्हारे पास हॉबीज़ की लिस्ट आ रही है अलग अलग, हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग तुम्हारे पास पूरी लिस्टिंग आ रही। सही है, समझ में आ गया कि यहाँ पर सिंपल लूप ऐसे चलेगा, ng फॉर ऑफ, और इस तरीके से ये वाला काम हुआ। तो मैंने इसको दोनों को कमेंट आउट कर दिया। यहाँ पे इसको करो ज़रा।